एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 क्लास 10th IT 402 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरियल्स के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज इंडिया में और इवन वर्ल्ड में हर जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को हम एक तरीके से कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी अपने लिए खुद एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो ये एम्प्लॉयमेंट किस तरह का होता है? ये एम्प्लॉयमेंट एक बिजनेस होता है जिसे हम अपने फायदे के लिए साथ साथ दूसरे लोगों के फायदे के लिए हम करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल्स क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योरियल्स एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद एन इनोवेटिव आइडिया टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट्स। यानी एक ऐसा बिजनेस जो कि अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो और एक इनोवेटिव आइडिया के साथ शुरू किया गया हो, तो वो चीज होती है एंटरप्रेन्योरशिप। इस यूनिट में हम बेसिकली बात करेंगे उस चीज के बारे में जिससे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एंकरेज हों, ताकि वो अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियर के रूप में देख सकें, खुद से एंटरप्रेन्योरशिप करना सीख सकें, ताकि आगे लाइफ में अगर कभी इस तरह की चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें पता होना चाहिए कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियर की क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरियर्स हमारे आसपास सब जगह हमें दिखाई देते हैं, हम उनके बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योरियर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? सबसे पहले हम क्वालिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियर्स जो होते हैं वो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें खुद पे विश्वास होता है। ऐसे बहुत से लोग आप लोगों ने देखे होंगे जो लोग अपनी जॉब को छोड़ के, अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड जॉब को छोड़ के अपने एक बिजनेस आइडिया के साथ उस चीज को शुरू करते हैं, उसमें अपने एफर्ट्स डालते हैं और फाइनली उसको गुड लेवल पे लेके जाते हैं। तो इसी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होने का मतलब है खुद पे विश्वास होना, अपने आइडियाज पे, अपनी चीज़ों पे जो आप सोच रहे हो। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप कोई आइडिया लेके आ रहे हो, उस आइडिया पे आपको कितना ट्रस्ट है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको अपनी एबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के साथ अपने बिजनेस को ट्राई करना चाहिए। जो बिजनेसेस चल रहे हैं और जो बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। वो रीजन होता है कि उसमें जो आइडियाज लगे होते हैं वो आइडियाज बहुत न्यू इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आप किसी पुराने आइडिया के साथ किसी बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो वो बिजनेस शायद प्रॉब्लम करे, आपको उतना सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं। लेकिन अगर आप किसी नए आइडिया के साथ अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम जरूर लेता है वो, लेकिन वो 100% सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योरियर को पेशेंट होना बहुत जरूरी है। पेशेंट होने का मतलब क्या है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट करके थोड़ा सा टाइम चीज़ों को देना चाहिए। जब भी आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसको ग्रो करने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा उसको टाइम देना होता है, अपने एफर्ट्स लगाने होते हैं, अपनी इनकम लगानी होती है और उसको वेट करना होता है उसको डेवलप होने देने के लिए। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरियर्स होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, वो डिफरेंटली थिंक करते हैं। मतलब हर एक आइडिया, बिजनेस आइडिया तो देखिए वो भी सोचते हैं, लेकिन उस बिजनेस आइडिया को, क्योंकि ऑलरेडी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उस चीज को ही अगर डिफरेंट तरीके से लाया जाए तभी वो चीज सक्सेसफुल हो सकती है। सपोज अगर मैं एक सोप की बात करती हूँ, मैं एक नया सोप लॉन्च कर रही हूँ, तो सोप तो ऑलरेडी बहुत मार्केट में है, बट अगर मैं यहाँ पर कुछ एक डिफरेंट चीज लेकर आऊँ, सपोज मैं एक हर्बल सोप की बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक हर्बल सोप मैं मार्केट में लेकर आऊँ, तो हर्बल सोप का क्या डिफरेंट तरीके से मैं उसको लेकर आ सकती हूँ, क्या डिफरेंट आइडिया मैं उसमें क्रिएट कर सकती हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा। तो वी हैव टू बी क्रिएटेड इफ वी वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियर। इसके बाद दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना एज ए एंटरप्रेन्योरियर लेकर आते हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपको लेनी होती हैं। मतलब आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उस बिजनेस को लेके, किसी आइडिया को लेके, तो उस आइडिया से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ऑल डिपेंड्स टू यू। इसके अलावा
दे टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग अबाउट दैम। जब भी आप किसी नए आइडिया को लेकर आते हो तो उस आइडिया को लेके आने के बाद में उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो भी उनको लेने होते हैं। तो वो डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने होते हैं। जैसे अगर हम सपोज एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च कब करना है, उस प्रोडक्ट के साथ क्या नई चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, उसको मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारे डिसीजंस भी लेने होते हैं। दे वर्क हार्ड। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एज ए जॉब वर्कर जो ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि जॉब करने के लिए आपको वर्किंग आवर्स आपके डिसाइड होते हैं। आपको 8-6 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे इतने घंटों की कुछ जॉब के लिए काम करना होता है, उतनी ही टाइम काम करना होता है। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो वहाँ पे आपके पास में वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बिजनेस आपका है। आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप जितना ज़्यादा वक्त दोगे उस आइडिया के लिए, जितना ज़्यादा टाइम दोगे अपने बिजनेस के लिए, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आपको डेफिनेटली एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क हार्ड करना होता है। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी। इसके अलावा अगर कोई चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, सपोज आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, आप उसके लिए प्रमोशंस भी कर रहे हैं, पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्रोडक्ट है उतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है या फिर उसके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना है। आपको नहीं सोचना है कि दैट यू कांट डू इट। आपको ये नहीं सोचना है कि आप गिव अप कर दें, आप उस चीज़ को छोड़ दें वहीं पर और फिर किसी नई चीज़ में ध्यान लगाएं। नो, आपको किसी भी चीज़ को टाइम देना होता है। यहाँ पे आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी चीज़ आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। तो इसीलिए अगर आप किसी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं तो आपको गिव अप नहीं करना। तो यहाँ पे कुछ ये क्वालिटीज़ हमने पढ़ी जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे ये कुछ क्वालिटीज़ थी। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बारे में। हमारी सोसाइटी में लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए, अर्न करने के 2 एम्प्लॉयमेंट दिए हुए होते हैं, जो मैंने आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया था। 9th क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, एक आपका वेज एम्प्लॉयमेंट और दूसरा आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो लोग होते हैं वेज एम्प्लॉयड जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और उसके लिए उन्हें पे किया जाता है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल वो लोग होते हैं जो अपने ही लिए काम करते हैं और अपने लिए पर्पस, अपने लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट उससे दूसरे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। और हमेशा जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने बिजनेस को बेटर बनाए, रिस्क लेके और नए आइडियाज़ को अपने बिजनेस में डाल के, और जो ऐसा काम करता है वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम रीड कर लेते हैं, इससे हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे राम्या और रामू की। राम्या और रामू जो हैं दोनों की प्लांट शॉप्स हैं और रामू जो है वो रोज अपनी शॉप पे बैठता है, वहाँ कस्टमर्स आते हैं, वो उनको सेल करता है। जबकि राम्या जो है वो अपने शॉप पे कस्टमर्स को लेकर आती है और उन्हें सीड्स को सेल करती है और फ्लावर्स को सेल करती है। तो राम्या का जो है यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच है काम करने का। वो अपने कस्टमर्स के पास खुद जाती है, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताती है और फिर उसके बाद में कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर उसकी शॉप पे आते हैं और फिर उससे चीज़ें परचेज करते हैं। तो यहाँ पे हम राम्या को एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं और रामू को बिजनेसमैन कह सकते हैं, क्योंकि राम्या थोड़ा सा सेम ही काम कर रही है, मतलब सेम आइडिया के साथ काम कर रही है बट डिफरेंट अप्रोच के साथ काम कर रही है। तो ये हमारा यहाँ पे इसके बारे में था। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए कैसे काम करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है फुलफिल कस्टमर नीड्स, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर जो काम करता है वो पहली चीज़ जो है वो उसके लिए काम करता है, दैट इज कस्टमर नीड। अगर जो कस्टमर की डिमांड है वो उसको फुलफिल कर पाएगा तो डेफिनेटली वो मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा, क्योंकि डिमांड का मतलब होता है कि एक ऐसी सर्विस या एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि लोग चाहते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स हमेशा वही चीज़ ढूंढता है कि क्या लोग क्या चाहते हैं और फिर उसी से उसकी क्रिएटिविटी निकल के आती है और फिर वो एक नया बिजनेस आइडिया डेवलप होता है और वो कस्टमर की नीड्स से मीट करना चाहिए।
वो भी जो भी आइडिया है वो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करना चाहिए। तो ये हमारा पहला स्टेप है किसी एंटरप्रेन्योर के काम के लिए। दूसरी चीज़ है यूज़ लोकल मटेरियल्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा लोकल मटेरियल का यूज़ करते हैं, लोकल पीपल का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो जो लोकल लोग होंगे, लोकल पीपल होंगे, वो अवेलेबल इजीली हो जाएंगे, और दूसरा लोकल मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और दूसरी चीज़ लो कॉस्ट पे अवेलेबल होंगे। वहीं अगर आप दूसरी चीज़ दूसरे देखा जाए कि अगर वही चीज़ आप लोकली नहीं यूज़ कर रहे हो तो फिर वो चीज़ की कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। तो इसीलिए हमेशा एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो लोकल मटेरियल को ही यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हेल्प सोसाइटी। देखिए एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो हमेशा अपनी सोसाइटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करके रखते हैं, जिससे उनके प्रॉफिट्स से वो प्रॉफिट बनाते हैं ऐसी एक्टिविटीज से जिससे उनकी सोसाइटी, वो अपनी सोसाइटी को बेनिफिट कर सके। तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि कुछ लोग एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हेल्प करते हैं, कुछ लोग स्कूल को मनी प्रोवाइड करते हैं स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ हॉस्पिटल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उनके आसपास के लोग हैं उनके नज़रों में अपनी अच्छी इमेज और पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो उससे उनके एंटरप्रेन्योरशिप पे, एंटरप्राइज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। लोग उनको जानते हैं, उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं, और फिर वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है, फिर उसके बाद में उनका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स का एक ये मेन स्टेप है काम करने का, टू हेल्प द सोसाइटी। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जॉब्स क्रिएट करते हैं। जॉब्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होती है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्हें अपने बिजनेस के में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है और मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो फिर वो और मटेरियल यूज़ करते हैं और लोगों को अपने बिजनेस के साथ जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, और जॉब्स क्रिएट होने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो ये एक और स्टेप है। इसके बाद शेयरिंग ऑफ वेल्थ। शेयरिंग ऑफ वेल्थ का मतलब आप जानते हो, मनी का सर्कुलेशन जो है, और मनी का सर्कुलेशन बिल्कुल इसलिए यूज़ होता है ताकि जो लोग हैं जो आपके बिजनेस के साथ जुड़े हैं वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड कर पाएं। क्योंकि आप जानते हो कि वेल्थ का मतलब होता है कि इतनी मनी आपके पास होना जो आपकी लाइफ को, आपकी कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लायक हो। तो जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और लोग उनके साथ जुड़ते हैं, लोग उनके साथ काम करते हैं, वैसे वैसे उन लोगों की भी ग्रोथ होती है, और इस तरह से एक बेटर क्वालिटी लाइफ जो है वो लोग सबके लिए एक तरह से जनरेट होती है। इसके बाद लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मार्केट में अपने को स्टेबल करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को हमेशा लोअर प्राइस पे रखते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है वो चीपर रेट पे और बेस्ट क्वालिटी के साथ अवेलेबल होता है, वैसे वैसे जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा फेमस और ज़्यादा अच्छा बना पाता है। क्योंकि जो कस्टमर है हमेशा वो उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जो चीज़ चीप और बेस्ट रेट पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेस्ट स्टेप है टू लोअर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर के रोल को समझाने के लिए भारती की एक स्टोरी दी हुई है। ये स्टोरी आप खुद से रीड कीजिए और समझिए कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल हो सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में, और इस सेशन में हम लोग क्वालिटीज और फंक्शंस पढ़ेंगे एक एंटरप्रेन्योर की। देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वालिटीज की, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी जरूरी हैं जिसकी वजह से वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो वो क्वालिटीज क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि जब भी वो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर देखना चाहता है तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप में, अपने ऊपर। उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपने डिसीजन पे विश्वास होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि व्हाट कैन ही डू विद हिज एबिलिटीज और हर एबिलिटीज। तो अगर वो उसे पता होगा तो वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में आपके सामने आ सकता है। क्योंकि एक पर्सन जब भी किसी एक नए रिस्क को लेता है किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो अगर वो उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर वो श्योर नहीं है, अगर वो रिस्क ले रहा है और फिर भी वो श्योर नहीं है, तो डेफिनेटली शायद उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम किस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं और उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कॉन्फिडेंट हम तभी होते हैं जब हम सारी चीज़ें, अपना सारा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं और सारे आउटकम्स निकाल लेते हैं कि उससे अब क्या होगा फ्यूचर में। तो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू गोइंग टू डू समथिंग इन मार्केट। अब उसके बाद बात आती है एंटरप्रेन्योर की। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो नए नए आइडियाज़ को ट्राई करता रहता है। देखो नए आइडियाज़ का मतलब ये है यहाँ पे
कि आप जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं वो आइडियाज़ के साथ में भी आप काम कर सकते हो, बट उस आइडिया को ही आपको डिफरेंट अप्रोच के साथ लाना है, क्योंकि अगर आप सेम अप्रोच जो बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं उसी के साथ उसको मार्केट में लेकर आओगे तो फिर वो चीज़ बाकी चीज़ों से अलग कैसे हुई, और अलग नहीं हुई तो लोग उसकी तरफ खींचेंगे कैसे। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किसी सेम चीज़ को, अगर सपोज आप मैं एग्जाम्पल दूँ, हम हर्बल सोप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल हर्बल सोप बहुत डिमांड में है, हर्बल चीज़ें बहुत डिमांड में है। तो अगर हर्बल चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है तो ये नया आइडिया तो है नहीं, लेकिन उस हर्बल सोप को किस तरीके से लॉन्च किया जाए, किस तरह से लाया जाए मार्केट में, किस डिफरेंट अप्रोच के साथ लाया जाए कि कस्टमर आपकी हर्बल सोप के ऊपर ध्यान दें और बाकी को ना प्रेफर करें। तो ये चीज़ है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अपनी चीज़ों को एक नए आइडियाज़ के साथ, एक नई अप्रोच के साथ मार्केट में ला पाए। उसके बाद बात करते हैं तीसरी एबिलिटी की, दैट इज पेशेंस। एक बिजनेसमैन का या फिर एक एंटरप्रेन्योर का पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पेशेंस नहीं रखेगा तो वो फ्यूचर में अपनी मतलब जो एक तरह से कहते हैं ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेशेंस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। बिजनेस को डेवलप होने में, ग्रो करने में कभी 2 कभी 3 साल का भी टाइम लग जाता है। तो अगर बंदे के अंदर पेशेंस नहीं है तो वो उस चीज़ को आगे लेके नहीं जा सकता। किसी भी बिजनेस को चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और बिजनेस को चलाने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। कई बार कस्टमर्स की कंप्लेंट्स झेलनी पड़ती हैं। उन सबको झेलते हुए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होता है और आगे बढ़ना होता है। अगर आप वहीं पर गिव अप कर देते हो तो फिर आप अपने जो ड्रीम है एंटरप्रेन्योर टू बी अ एंटरप्रेन्योर वो आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वालिटी है, दैट इज़ अ मेन क्वालिटी, क्रिएटिवनेस और एक डिफरेंट तरीके से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। मतलब क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ये जो चीज़ें हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी चीज़ को एक ट्रेडिशनल वे में लेकर आते हो तो वो चीज़ सक्सेसफुल होनी उतनी श्योरिटी नहीं होती कि उसकी वो चीज़ वो उतनी सक्सेसफुल हो। अगर आप उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखा देते हो, उसे एक डिफरेंट तरीके से, सेम प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं मार्केट में जिसका सॉल्यूशन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप किसी डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड करते हो तो वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। वो आपकी क्रिएटिवनेस को दिखाती है। तो एक एंटरप्रेन्योर का क्रिएटिव होना और इनोवेटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब हम बात करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, और यहाँ पे एक जफर की स्टोरी दी हुई है, जिस स्टोरी को आप पढ़ोगे तो आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो मैंने अभी एज ए क्वालिटी आपको बताए थे। फंक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं, फंक्शंस तो फंक्शंस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, यानी कि उनके काम। एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है मेकिंग डिसीजन। एक एंटरप्रेन्योर को अपनी डेली लाइफ में रोज कुछ डिसीजंस कर लेने होते हैं, रोज कुछ ना कुछ करना होता है कि उसे किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस तरह से सेल करना है, आज कहाँ पे किस डीलर के साथ बात करनी है, या फिर ये इस तरह से रिलेटेड और बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं जो उसको रोज लेने होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन ले पाते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट दिखा पाते हो उस डिसीजन देने में, तो ये आपका मेन फंक्शन है एज एन एंटरप्रेन्योर। इसके बाद मैनेजिंग द बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर का दूसरा मेन फंक्शन होता है कि अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो अगर डेली बेसिस पे प्लान नहीं बनाएगा या फिर एक वेल अप्रोच के साथ में प्लान नहीं बनाएगा तो बिजनेस को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको आपको अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज करना है, उसके लिए लोगों को उन लोगों को कहाँ से हायर करना है, या फिर इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके प्लान में इंक्लूडेड होती हैं, जो कि आपको प्री प्लान करनी पड़ती हैं, पहले से तैयार करके रखनी पड़ती हैं ताकि आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाओ। इसके बाद डिवाइड इनकम। देखिए, जब भी आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, किसी बिजनेस को शुरू करते हो और उस बिजनेस को ग्रो करते हो तो उससे इनकम आती है, और उस इनकम को आपको किस तरीके से डिवाइड करना है हर लोगों के साथ में, मतलब जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं उन लोगों के साथ किस तरह से आपको उस इनकम को डिवाइड करना है, ये भी आपका एक मेन फंक्शन होता है एज एन एंटरप्रेन्योर। आपको उस मनी को कैसे स्पेंड करना है, जो आपने अर्न करी, इनकम जो अर्न करी, उसको किस तरह से अपने मटेरियल को खरीदने में, या फिर आपने अगर सपोज कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, या फिर कुछ आप लोगों को सैलरी आपने हायर की हुई है, उनको सैलरी देनी है, तो उनको किस तरीके से देना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर करनी पड़ती हैं। इसके बाद टेकिंग रिस्क देखो, रोज का एक आप ये कह सकते हो स्टेप है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, क्योंकि रिस्क क्या होता है, जब भी आपको स्टेप लेते हो तो रिस्क एक चांस होता है जो कि हमें लेना होता है।
जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो वो एक रिस्क के साथ ही शुरू करते हैं, और हमेशा किसी भी सपोज आपको डिफिकल्टी फेस करते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आप कोई इस तरह का कोई चैलेंज आपके सामने आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको रिस्क किस तरीके से लेना है, उसमें आगे कैसे बढ़ना है, वो भी एक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। इसके बाद क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। देखो ये तो आपको मैंने क्वालिटी में भी बताया था कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रोजाना एक नई चीज़ों को ट्राई करता है, न्यू अप्रोच के साथ ट्राई करता है। तो इससे क्या होता है, इससे उसकी इम्पोर्टेंस और इसकी इनकम दोनों ही इंक्रीज होती हैं। तो ये एक तरह से एक मेन फंक्शन है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर का, एक क्वालिटी भी है कि किसी भी एक नए मेथड से लॉन्च करना किसी भी एक प्रोडक्ट को या किसी भी एक आइडिया को, फिर एक नया मेथड लेकर आना। तो ये हमारे फंक्शंस थे जो कि एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस हैं। इसके बाद अब यहाँ पे सेशन 3 में हम लोग पढ़ेंगे मिथ्स। मिथ्स का मतलब मैं आपको बता दूं, मिथ होता क्या है। मिथ एक फॉल्स बिलीफ होता है या फिर एक की चीज का ओपिनियन होता है जो किसी का भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ओपिनियन जो होते हैं वो कुछ लोगों के सेम होते हैं। जैसे कुछ लोग एक ओपिनियन रखते हैं, दैट इज अ कॉमन ओपिनियन फॉर ऑल, कि जो लंबे लोग होते हैं वो तेज भाग सकते हैं छोटे लोगों से, लेकिन ये कंप्लीटली मिसकंसेप्शन है या फिर आप इसको मिथ कह सकते हो। ये ट्रू नहीं है, शॉर्ट लोग भी उतना ही फास्ट भाग सकते हैं। तो इस तरह के कुछ मिथ और कुछ मिसकंसेप्शन जो है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ मिसकंसेप्शन जो है वो ये है दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। हर एक आइडिया, बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी मार्केट में, पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था ये बताया था कि जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं उन आइडियाज के साथ में भी आप काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक यूनिक ही आइडिया लेके आना पड़ेगा। मतलब जैसे ऑलरेडी मार्केट में अगर आप कोई फूड शॉप खुली हुई है और आप भी फूड शॉप ही खोलने की सोच रहे हो, बट आपको करना क्या है, आपको चीज क्या करनी है अलग, कि उस फूड शॉप को आप ऐसे किस डिफरेंट अप्रोच के साथ मार्केट में लेके आओ कि वो बाकी फूड शॉप से थोड़ी सी अलग हो जाए। यानी आइडिया सेम है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, बस उसको डिफरेंट अप्रोच के साथ लेकर आना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी पढ़ा दिया हुआ है। जैसे गणेश एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक कार रेंटल बिजनेस शुरू किया। तो कार रेंटल बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, तो उसका कार रेंटल बिजनेस डिफरेंट कैसे हुआ, उसने क्या किया, अपने कार रेंटल बिजनेस में एक नया आइडिया जोड़ा कि वो लग्जरी कार्स को भी रेंट पे प्रोवाइड, जैसे मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, उन्हें प्रोवाइड करने लग गया। तो ये उसने थोड़ा सा इनोवेशन अपने बिजनेस में जोड़ा, जिसकी वजह से गणेश अब एक एंटरप्रेन्योर है, ना कि बिजनेसमैन। तो ये चीज है यहाँ पे कि हर आइडिया का यूनिक होना और स्पेशल होना एक मिसकंसेप्शन है, कंप्लीटली मिसकंसेप्शन है। बस उस आइडिया को डिफरेंट अप्रोच के साथ लेकर आना इज मैंडेटरी फॉर एन एंटरप्रेन्योर। इसके बाद सेकेंड हमारा जो है मिसकंसेप्शन, दैट इज अ पर्सन नीड्स अ लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बहुत मनी की जरूरत नहीं होती है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे ऐसे सेट हैं जिन्हें हम लोगों को देखते हैं कि वो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था और फिर भी उन्होंने बिजनेसेस शुरू किए और उसमें सक्सेसफुल हुए और आज वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं भी। जैसे आप मिस्टर अंबानी का एग्जाम्पल देख सकते हो। जो धीरू भाई अंबानी थे वो बहुत शॉर्ट उन्होंने इनकम के साथ अपनी शुरुआत की और अब वो एक बहुत सक्सेसफुल बन चुके थे और उसके बाद अभी उनके बच्चे जो हैं वो भी बहुत सक्सेसफुल हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि जो बिजनेस है जरूरी नहीं है उसे बहुत सारे पैसे के साथ शुरू किया जाए। अगर आपके पास एक शॉर्ट अमाउंट भी है उसके साथ भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हो और फिर उससे अमाउंट कमा के उसको आप यूज कर सकते हो आगे। जैसे आपने शुरुआत में आई थिंक आपने 9th क्लास में एक सान्या का एग्जाम्पल पढ़ा होगा जो कि हेल्दी फूड बना के बेचती थी अपने कॉलेज में और उस तरह से उसने अपनी कॉलेज की फीस निकाल ली। तो यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया अपने जो अपने बिजनेस है उसमें। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो दिस वाज द सेकंड मिसकंसेप्शन। इसके बाद थर्ड मिसकंसेप्शन हमारा क्या है, दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक छोटा पर्सन एक अगर छोटी सी शुरुआत कर रहा है, कोई छोटा सा बिजनेस कर रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है। जैसे शीला is 35 years old. She loved to drive. She worked hard for 5 years and bought a taxi for herself. She wanted to be a different from other taxi drivers in the city. She said hello to her customers. She would put the day's newspaper in her car for her customers to read. She had a small TV where customer could watch different channels. She also had a board with the number of the nearby hospitals and hotels. Because of these, customers would stand in line to take a ride in her amazing taxi. तो ये जो यहाँ पे है, इसे ये जो एग्जाम्पल बताया हुआ है ये सिर्फ इसलिए बताया हुआ है कि जो एक
मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लोग ही जो बहुत बड़े बिजनेस में होते हैं वो ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। यहाँ पे शीला का जो एग्जांपल है वो सिंपल एक टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन उसने अपनी टैक्सी को डिफरेंट तरीके से रन कराया, उसने उसमें कुछ चीजें जोड़ी, इसकी वजह से वो एक एंटरप्रेन्योर बन गई। लेकिन उसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, वो तो अभी भी एक टैक्सी चला रही है, ठीक है, वो टैक्सी यूज कर रही है, तो टैक्सी ड्राइवर ही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो लोग बहुत बड़े बिजनेस से जुड़े होते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। छोटे छोटे बिजनेस को ही डिफरेंट तरीके से अगर आप कर रहे हो तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही है। इसके बाद फोर्थ मिसकंसेप्शन क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैदा नहीं होते, जो चौथा मिसकंसेप्शन ये है दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जन्म से होते हैं, वो बनाए नहीं जाते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स जो है कई आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अपनी वेल सेटल्ड जॉब को छोड़ के फिर उसके बाद अपना एक डिसीजन लेते हैं कि नहीं दैट उनको अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उन्हें जॉब नहीं करना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी नए बिजनेस को ट्राई करना है, नया आइडिया लॉन्च करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो शुरू से ही, अब सपोज किसी का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, वो वापस उस बिजनेस में आ गया तो वो तो है ही, खैर वो तो एंटरप्रेन्योर है ही, वो तो जन्म से एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में अपने आप को इस चीज में ढालते हैं और फिर उनके माइंड में एक आइडिया आता है और फिर वो इस तरीके से तैयार हो जाते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन था। इसके बाद सारे मिसकंसेप्शन हमने पढ़े। हमने मिसकंसेप्शन पढ़ने के बाद हमारा जो फोर्थ सेशन है दैट इज एंटरप्रेन्योर एज अ करियर ऑप्शन। देखिए, एंटरप्रेन्योर को करियर ऑप्शन की तरह से देखते हैं। करियर जो है, आप सभी को पता है करियर क्या है। करियर जो है हमारा एक लाइन ऑफ वर्क है दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। अगर किसी को भी कुछ अर्न करना है अपनी लाइफ को चलाने के लिए तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज करियर। तो करियर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे एक एंटरप्रेन्योर की कि उसकी जो एक करियर प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। करियर प्रोसेस जो चलती है एक पर्सन की जो कि एक एंटरप्रेन्योर है वो किस तरीके से चलती है। तो पहली जो प्रोसेस है यहाँ पे वो ये है कि सबसे पहला स्टेप होता है एंटर का। जब भी एक एंटरप्रेन्योर किसी नई चीज को शुरू करता है तो मार्केट में एंटर करता है एक नई बिजनेस को शुरू करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, संजना जो है उसने एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर किया एक नई लोकेलिटी में, तो अभी उसने एंटर किया। ये पहली साइकिल का पहला स्टेप हो गया उसका, जो प्रोसेस साइकिल होती है एक एंटरप्रेन्योर की, कि जब भी हम किसी नए आइडिया के साथ मार्केट में आते हैं, एंटर करते हैं, तो वो हमारा पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होता है सर्वाइव। देखो, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो एज अ बिजनेसमैन एज अ एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, तो हमें उनके साथ कैसे कॉम्पिटिट करना है। उसके साथ कॉम्पिटिट करने के लिए हमें अपनी चीजों को इस तरीके से बनाना है कि हम वो लोगों के साथ में कॉम्पिटिट कर पाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर मार्केट में है, तो संजना किस तरह से सर्वाइव करेगी। वो सर्वाइव करेगी कि वो अपने स्टोर में ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्राइजेस रखेगी, ठीक है, और अपने जो स्टोर है उसको अच्छे से एक्सपैंड करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करेगी, तो इस तरह से वो सर्वाइव कर पाएगी और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगी, एक्सपैंड कर पाएगी। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप होता है एक एंटरप्रेन्योर की प्रोसेस करियर साइकिल का, दैट इज ग्रो। जब एक बिजनेस स्टेबल हो जाता है, मतलब अब वो चलने लग गया है, तो अब जब भी एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या सोचता है कि जब भी बिजनेस अब स्टेबल हो गया है तो वो उसको एक्सपैंड करने की सोचता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ शॉप्स जो हैं बहुत अच्छी रन कर रही हैं, तो उनके जो ऑनर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं कि ऐसी ही कुछ अलग सिटीज में उसकी ब्रांचेस खोल ली जाए, क्योंकि अभी एक जगह तो स्टेबल हो गया है, दूसरी जगह अब उस पर अर्न करने के लिए पैसा लगाया जाए। तो इस तरीके से वो चीज होती है ग्रो करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, एक जगह से दूसरी जगह और एक्सपैंड करना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि कुछ साल बाद संजना ने सोचा कि अब एक ग्रोसरी स्टोर की एक और चेन खोली जाए सेम सिटी में, यानी कि कुछ और शॉप्स एक दूसरी लोकेशन पे खोली जाए, और इस तरीके से आगे के 2 साल में उसने दूसरी जगह पे और सिटीज में भी अपनी शॉप खोली। तो ये चीज हो गई ग्रो करना। तो ये जो करियर साइकिल है, इस करियर साइकिल से गुजरना होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, एंटर, सर्वाइव और ग्रो। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अब ये चैप्टर हमारा डन हो गया है। इस चैप्टर में हमारी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, हमने एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर किस तरीके से काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी करियर साइकिल की प्रोसेस क्या है, और जो कुछ फॉल्स बिलीव्स हैं एंटरप्रेन्योर को लेके, कुछ मिथ्स मार्केट में हैं, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा।
तो अभी हम इस चैप्टर को फिनिश हमने कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।